हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी में। आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों myprepbuddy.graphy.com के अंदर, और वहाँ पर भी आप मैथ्स बच्चों सीख सकते हैं हमसे। ठीक है, तो इस समय हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस बच्चों कर रहे हैं, और ये फैग एंड ऑफ दिस क्लास 12 का कोर्स है बच्चों। आखिरी कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं अब क्लास 12 के अंदर, एंड बेसिकली आज केवल हमें मीन, वेरिएंस और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों केवल पढ़ना, बाकी आपने थ्योरेटिकली सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू जस्ट डू एज मच एज प्रैक्टिस पॉसिबल गाइज। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते बच्चों कि हमारे पास एक क्वेश्चन लेकर हम लोग आए यहाँ पर कि कंसीडर फाइव इंडिपेंडेंट Bernoulli trials. You already know what is binomial distribution, binomial trials और Bernoulli trials, है ना। ये एक ही बात होती है जिसमें सक्सेस और फेलियर होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है बच्चों कि 5 इंडिपेंडेंट Bernoulli trials हो रहे हैं यहाँ पर, और सबकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई, ईच विद प्रोबेबिलिटी of success, each with probability of success कितना है, P है, P, success with P, ठीक है, success with P। if the probability of at least, अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते बच्चों। if the probability of at least one failure is greater, if the probability of at least one failure is greater than or equal to 31/32, then P lies in the interval, तो P किस इंटरवल में फिर लाई करता है, ये आपसे पूछा गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से हाफ, फिर B वाला है हमारे पास 11 से 12, 1। ठीक है, करिए आप तब तक क्वेश्चन को अब। ठीक है, 1/2 से 3/4 तक, एंड डी ऑप्शन है 3/4 से 11/12 तक। तो अब देखिए हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं। हर एक बर्नौली ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो P है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 31/30, देन P लाइज इन द इंटरवल। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, यानी कि n की वैल्यू 5 है। 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो P है, तो फेलियर कितना हो जाएगा 1 - P, दिस इज फेलियर, और ये क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर, तो कम से कम एक फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर, तो दैट इज़ नथिंग बट 1 - P प्रोबेबिलिटी नो फेलियर। ये पढ़ा है आपने, एटलीस्ट वन का मतलब नन, तो एटलीस्ट वन फेलियर तो नन फेलियर, तो मतलब नो फेलियर, फेलियर हुआ ही नहीं। ठीक है, ट्रायल आपने 5 बार किया और आपका फेलियर नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले आप लिखिए कि इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका फेलियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब हर बार आपको सक्सेस मिली, यानी 5 में से 5 बार आपको सक्सेस मिली है, यानी कि 5C 5 तो 1 ही होता है, तो 1 - P की पावर 5, ये आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल ली। अब ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू खुद ही दिया है इन्होंने कि दिस इज़ 31/32, ठीक है, दिस इज़ 31/32, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, कि P क्या होगा। तो आई थिंक यू कैन ईजिली डू इट, P की पावर 5 लेस दैन और इक्वल टू, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो ये 1/32 हो जाएगा,
ठीक है, और माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया। तो P इज़ बेसिकली लेस दैन और इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी 1/2 से कम और 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, तो धमाकेदार सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन है लेट ए बी सी, ठीक है, जेई मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन। लेट ए बी सी बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट events with P of C greater than 0, with P of C greater than 0 and P of A intersection B intersection C is equal to 0, then PA complement intersection B complement by C, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था बच्चों पेपर के दौरान कि PA कॉम्प्लीमेंट माइनस PB, बी वाला जो है दैट इज PA माइनस PB कॉम्प्लीमेंट। सी ऑप्शन है आपका PA कॉम्प्लीमेंट प्लस PB कॉम्प्लीमेंट, एंड डी ऑप्शन जो है आपका दैट इज PA कॉम्प्लीमेंट माइनस PB कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और PC ग्रेटर दैन 0, और ये भी दिया गया कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 0 है, तो आपको निकालना है ये। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, वी विल ट्राई टू राइट दैट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और जब आप इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हो तो आपको इंटरसेक्शन इसका भी लेना पड़ेगा। तो यानी कि दिस विल बिकम A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C अपॉन C अपॉन PC, ये आपको निकालना है। क्लियर है? PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। तो अब आप देखिए कि आप 3 ऐसे ले लीजिए, A B एंड C, ऐसे ले लीजिए आप। अब A कॉम्प्लीमेंट यानी A के बाहर, और B कॉम्प्लीमेंट यानी B के भी बाहर, और C के साथ उसका इंटरसेक्शन, मतलब ये वाली चीज़। क्या ये आप समझ पाए? वाइट से कर देता हूँ। देखो A से बाहर तो सभी है, फिर B से बाहर भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उन दोनों का जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये सब बाहर 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 ऐसे आए। लेकिन C के साथ जो A के बाहर है, C के साथ जो A से बाहर है वो इतना है, लेकिन वो B से भी बाहर हो। ठीक है, तो ये इतना ही पोर्शन आपको मिलेगा। आप एक बार करके देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, खुद से। तो ये वाला पोर्शन अपॉन PC, तो आपको ये पोर्शन निकालना है बच्चों। तो आप देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप C में से, ठीक है, आप बेसिकली C तो आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, C पूरा C लेंगे क्योंकि इस वाले पोर्शन को लेना है ना, एक कलर्ड वाले। तो कलर्ड नॉन कलर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 पार्ट हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये 1 2 3, ये C में से आपको ये 3 पार्ट सब्ट्रैक्ट करने बच्चों। तो A को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो 1 और 2 को हम लोग यहाँ से उड़ा पाते हैं। अगर मैंने C में से A को सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने 1 को उड़ा दिया और 2 को उड़ा दिया। मानते हो कि नहीं मानते हो बात को? A को भी उड़ा दिया और 2 को भी उड़ा दिया, तो मैंने ये दोनों पोर्शन उड़ा दिया। अब मैं यहाँ से जब मैं B को भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, when I subtract this, once again and how I am writing this, A कौन सा पोर्शन है भाई? A इंटरसेक्शन C को मैंने करा, हटाया, पूरा नहीं हटाया, वो तो था ही नहीं को। C में से जो पोर्शन रहेगा वही तो हटाएंगे ना। तो A इंटरसेक्शन मैंने हटा दिया, और ये क्या था, ये A है भाई, है ना, ये B है, इसको हम C बोल रहे हैं। तो ये B और इंटरसेक्शन C है, देखा आपने? तो B इंटरसेक्शन C, क्लियर है?
तो आपने देखा कि हमने ए और सी के बीच का कॉमन वाला पोर्शन ये 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, और बी और सी के कॉमन वाला हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 और 3। तो आपने देखा 2 जो है 2 वाला पोर्शन जो कि तीनों में कॉमन है बच्चों, वो कितने बार माइनस हुआ? 2 बार। इसके अंदर भी है और इसके, देख लीजिए 1 2 एक बार सब्ट्रैक्ट किया, 2 3, तो 2 2 बार हुआ ना। लेकिन जाना तो एक बार चाहिए था भाई, क्योंकि सी के अंदर वो एक बार है, 2 बार नहीं है, तो इसलिए उसको वापस लाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करके। ये हमने न्यूमरेटर को लिखने की कोशिश की और नीचे पीसी लिखा है हमने। अब एक बात आप समझिए कि ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी अपने पास जो गिवन प्रोबेबिलिटी है इसमें पीसी है, और क्योंकि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है बच्चों, तो यानी कि पी ए इंटू पी सी हो जाएगा ये, और ये आपका पी बी इंटू पी सी हो जाएगा। तो ज़बरदस्त बच्चों देखिए कि नीचे आपके पास पी सी है, और नीचे अगर आपके पास पी सी है तो पी सी सब जगह उड़ जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस पी ए माइनस पी बी। समझ में आ ही गई होगी बात। तो 1 माइनस पी ए क्या होता है? पी कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ बी। अब ए का कॉम्प्लीमेंट में पी बी आप घटा रहे हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ बी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हुए इसी के साथ और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम अपनी नज़रें बढ़ाएंगे बच्चों, और सीखते हैं चीज़ों को और भी। अब क्वेश्चन एक बढ़िया सा है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखिएगा कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं बच्चों, 3 नंबर्स आर चूजन at random. 3 numbers are chosen at random without replacement from 1 2 3 से लेकर आप 8 तक जाएं ऐसे, ठीक है। The probability that their minimum is 3, given that their maximum is 6. So the question का answer is what? 2/5, B का 3/8, 3/8, C का 2/5, D का 1/4। ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है आखिर इनकी मंशा, समझेंगे हम लोग। तो देखिए हमें 3 नंबर चूज़ करने बच्चों रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बार ले लिया तो ले लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मिनिमम इज 3 गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चों कि 6 पता है अपने को है, तो बताइए कि मिनिमम 3 होगा और आपको ऐसे 3 नंबर लाने। अब क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है कि मैक्सिमम 6 हैं, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। टोटल के लिए तो आप सबसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है कि 6 है, तो आप 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपको चूज़ ही करना है, क्योंकि वो तो गिवन ही है कि वो हो चुका है, गिवन दैट कि मैक्सिमम इज 6। ठीक है, लैंग्वेज समझे आप कि ये पता ही अपने को कि मैक्सिमम 6 है, तो यानी बाकी के 2 बचे नंबर्स आपको इन 5 में से सेलेक्ट करने होंगे। तो जो टोटल नीचे लिखेंगे वो 5C2 लिखेंगे, क्योंकि आपको 3 नंबर चूज़ करने थे। 1 से लेकर 8 तक आपको 3 नंबर चूज़ करने थे, बट मैक्सिमम 6 आ चुका है। फिर किसी बारे में बात कर रहे हैं, तो जब टोटल के बारे में बात होगा तो मैक्सिमम अगर 6 आ चुका है तो वो नंबर ऑलरेडी है आपके पास। तो बचे 5 नंबर में से कोई भी 2 अगर हम लोग ले लें तो टोटल की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हमारे 3 नंबर में से मैक्सिमम 6 हो। लेकिन अब वो इस बात की मांग करते हैं कि उनका मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम 6 होना चाहिए। यानी फेवरेबल में जो हमारे पास है कि आपको 3 सेलेक्ट ही करना है बच्चों।
4, 5 और 6 भी सेलेक्ट ही करना है। क्यों करना ही करना है? क्योंकि वो कह रहे कि मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम ऑलरेडी 6 आ चुका है। तो आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने थे। अब आपके पास नंबर कितने बचे हैं बताइए दीजिए आज बच्चों? 2 बचे, 2। समझ रहे हो? 6 आपने सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया कि मैक्सिमम 6 आ चुका है। और अब वो बोल रहे हैं कि भाई 3 आना है, मिनिमम 3 होना है, लेकिन 3 नंबर भी लेने हैं, यानी कि 6 मैक्सिमम होना चाहिए, 3 मिनिमम होना चाहिए और 3 नंबर होने चाहिए। वाह! तो आप 3 से पीछे नहीं जा सकते क्योंकि आपने 3 से पीछे जाने पर यानी 2 ले लिया तो मिनिमम 3 कैसे रहे। आप 7 नहीं ले सकते क्योंकि आपने मैक्सिमम 6 बोल दिया, तो 2 तो आपने सेलेक्ट कर लिए। अब आपको एक सेलेक्ट करना और वो सिलेक्शन कहाँ से होगा? वो 4 और 5 से सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको अब 2C में से एक बच्चों यहाँ पर ढूंढना है। यही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो। बाकी 5C2 कैसे लिखा जाता है? 5 × 4 × 2 × 1 और इस तरीके से 2 को मारा, 2 ने इसको मारा एंड फाइनली वी आर एट 1/5। सो दैट्स अवर आंसर बच्चों। ठीक है, दैट्स अवर आंसर। तो आई होप कि यू लाइक दिस क्वेश्चन और आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया किस तरीके से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बाय यूजिंग द डेफिनेशन, ठीक है, उसका जो फील है उसको समझ के हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन बच्चों, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन हैज़ 5 क्वेश्चंस। ये बात बोल दी गई है कि इस सवाल जवाब में 5 सवाल है हमारे पास, 5 क्वेश्चन। ईच question has alternative answers, ठीक है, हम पहले पढ़ लेते हैं पूरा। अल्टरनेटिव आंसर, 3 अल्टरनेटिव, ओके, यू हैव 3 ऑप्शंस मीन्स। तो एक MCQ है 5 सवालों का, एक टेस्ट हो रहा मान लीजिए, उस क्वेश्चन हर क्वेश्चन में 3 आपके पास अल्टरनेटिव है, मतलब A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, इस टाइप का है। ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, यानी सिंगल चॉइस करेक्ट है, ऑफ विच एग्जैक्टली एक से ज़्यादा करेक्ट नहीं तो और दुविधा होती। ठीक है, एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, तो दुविधा को हम लोगों ने कम किया है यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी that a student will get 4 or probability that a student will get 4 or more correct answers just by guessing, guys, just by guessing it। अब देखिए 3 ऑप्शन में से एक तुक्का मानना है आपको। ठीक है, 3 ऑप्शन में से आपको एक तुक्का मानना है दोस्तों। तो कैसे मार पाओगे? या तो A चूज़ करोगे, या तो B चूज़ करोगे, या तो 3। तो ऑप्शन थे 3 लगाओगे 1, तो 1/3 है आपका P ऑफ गेसिंग भाई। तो P करेक्ट होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर है कुछ ना कुछ, दैट इज़ 1/3। और रॉन्ग करने की आपकी इच्छा हुई तो 2/3 बच्चों। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके या तो आप सही गैस करोगे या आप गलत गैस करोगे, कुल मिला के कुछ ना कुछ तो करोगे एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग, ठीक है, योर आंसर मार्क। तो करेक्ट होने के चांसेस हैं 1/3 एंड गलत होने के चांसेस हैं 2/3 एंड यहाँ पे बात आती कि 4 या 4 से ज़्यादा करेक्ट आंसर। तो यानी कि 4 करेक्ट आंसर्स प्लस 5 करेक्ट आंसर्स, बस यही हो सकता है। अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, बर्नौली ट्रायल्स वाला बच्चों या फिर बाइनोमियल वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है आपके पास। तो करेक्ट आपको 4 करने, तो आपको 5 में से वो 4 सवाल ढूंढने होंगे कि जो आप करेक्ट कर रहे हो। तो P की पावर 4 और Q की पावर 1 है, लेकिन 5 में से 5 सारे सवाल करेक्ट करने पे बच्चों मिलते हैं 5C5 एंड P की पावर 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 5C4 इज़ 5 एंड P की पावर 4 इज़ लाइक 1/3 की पावर 4 इंटू 2/3, और यहाँ पर 5C5 इज़ 1 एंड P की पावर 5 दैट इज़ 1/3 की पावर कितने हो गए
ये 2 क्यों किया, ये 4 है ना भाई, सो दिस इज़ 5. सो बेसिकली यू हैव नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 5, नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 5, ऊपर 10 + 1 दैट इज़ 11. सो 11/3 की पावर 5 दैट इज़ योर आंसर. ठीक है, समझ में आ गया भाई क्वेश्चन? कोई परेशानी तो नहीं इस क्वेश्चन को समझने में एटलीस्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन ये है, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स. ए और बी हमारे 2 इवेंट्स हैं. सच दैट P ऑफ A यूनियन B का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 1/6. P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/4 एंड PA बार इज इक्वल टू 1/4 where A bar stands for the complement of the event A. You already know that है ना, so I don't want to write that again. तो यहाँ तक समझ गए A एंड B आपके 2 इवेंट है सच दैट PA यूनियन B का बार इज़ 1 एंड A इंटरसेक्शन B का मतलब है 1 और PA बार की वैल्यू 1/4 दी गई. देन द इवेंट्स A एंड B के बारे में कुछ बात कर रहे हैं. देन इवेंट्स A एंड B आर, तो कुछ बातें हैं उन्हीं पे आपको ऑप्शन लगाना है. तो तब तक आप इसको थोड़ा सा समझिए. तो कहा जा रहा है कि ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ए और बी, म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव. ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, और साथ में इंडिपेंडेंट भी है बच्चों ये. अच्छा, इंडिपेंडेंट भी है, वेरी नाइस. फिर दूसरा इक्वली लाइकली तो है बच्चों, इक्वली लाइकली तो है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, बट नॉट इंडिपेंडेंट. तो बहुत ही शानदार बात हो गई. फिर सी ऑप्शन है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट हैं बट नॉट इक्वली लाइकली. इंडिपेंडेंट है लेकिन इक्वली लाइकली नहीं है. फिर डी है, डी इंडिपेंडेंट तो है, इंडिपेंडेंट की बहुत जगह मांग है बच्चों. इंडिपेंडेंट तो हैं और साथ में इक्वली लाइकली भी है. तो इंडिपेंडेंट अगर मान लो नॉन इंडिपेंडेंट आ गया बच्चों तो फटाक से बी ऑप्शन सही हो जाएगा. और इक्वली लाइकली आएगा कि नहीं आएगा वो अपने को देखना पड़ेगा. तो पहला कह रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बच्चों, ये बहुत तमाशा है. ये तमाशा है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर गिवन है कि वो 1/4 है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये 0 होता है. तो ये कहाँ का ऑप्शन यहाँ आ चुका है, इसको हम विदाई देंगे. ठीक है, तो आपने दे दिया विदाई. अब ये प्रूफ करना है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज़ PA इंटू PB. P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज़ PA इंटू PB. दैट विल बी वॉट, ए इंटरसेक्शन B. अब PA की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, जब PA बार आपको 1/4 बता रहा है दौड़ के, तो PA जो है 1 - 1/4 होगा, दैट इज़ 3/4. अब कहानी इस बात की है कि A कैसे, ये तो निकल आया पर B कैसे निकले, तो वो हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे. क्योंकि ये बोल रहे हैं कि P ऑफ A यूनियन बार जो है वो 1 है, यही दिया गया. 1 नहीं है, 1/4 है दोस्तों. तो PA यूनियन B बार जो है वो 1/4 है. तो आप खुद बताइए कि P ऑफ A यूनियन B कितना होगा दोस्तों, वो 3/4 हो जाएगा. अब सारी दुनिया जानती कि यहाँ से आप PA यूनियन B भी निकाल सकते हो, और PA यूनियन B को निकालोगे तो वो भी 1/4 आ जाएगा. बोलो भाई, वो भी 1/4 आ जाएगा. क्या ये सही है? एक बार देख लीजिए. 1/4 ही तो है, नहीं 1/6 था. सॉरी गाइस, दिस इज 1/6.
तो ये कितना हो जाएगा 1/6, तो दिस इज़ 5/6 बेसिकली. ओ माई गॉड व्हाट आई एम डूइंग. सो दिस इज़ 1/6, सो दिस इज़ हाउ मच 5/6. अब आप इसको लिख सकते दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पी ए यूनियन बी है, और इसे हम लिखेंगे बच्चों आज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक. अब पी ऑफ ए यूनियन बी दुनिया कह रही कि ये 5/6 होता है, और जो पी ए होता है पी ए दोस्तों वो पी ए होता है 3/4, और जो पी बी होता है पी बी पी बी पी बी पी बी, तो पी बी कहाँ गया? अच्छा वही निकाल के सब बातें पता चलेंगी अपने को. और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो ऑलरेडी अपने को पता है, वो क्वेश्चन में गिवन है कि 1/4 है दोस्तों. P of A intersection B is already given as this is 1/4. So just go and put this 1/4. So from here you can find out PB and the things will be quite clear after that, because this is 5/6 minus 2/4 is equal to PB. तो आप अब 6 12 हो जाएगा नीचे, तो 10 minus 6 is PB. So PB is nothing but 4/12. So this is 1/3. चलिए भाई, तो PB आ गया है. अब P of A intersection B को चेक करने की ज़रूरत है, which is already been given as how much 1/4. और PA into PB को भी चेक करिए आप कि ये दोनों मिल के क्या करते हैं. तो भाई आइए, तो PA is how much. अच्छा फर्स्ट थिंग इज दैट कि PA का वैल्यू वॉज हाउ मच. PA was 3/4 and this is 1/3, so they are not equally likely. तो जहाँ जहाँ बोल रहे हैं कि they are equally likely, तो वो भी गलत है. तो ये लगता है इंडिपेंडेंट आएगा दोस्तों, क्योंकि अब यही ऑप्शन बचा है. तो अब आपके पास है PA 3/4 और PB दोस्तों है 1/3. अभी निकाला हम लोग, तो देखिए आ गया ना, प्रोडक्ट भी वही आ गया 1/4. तो PA इंटरसेक्शन B यहाँ से प्रूव होता है कि वो PA इंटू PB के बराबर है, और अगर वो ऐसा है तो इसका मतलब कि दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो वो वैसे भी हो गया था, अगर आप PB को ही केवल चेक कर लें तो वहीं से अपने को पता कर रहा है चला कि इक्वली लाइकली है, वो नहीं है. तो यही एक ऑप्शन था जिसमें नहीं था इक्वली लाइकली, तो इसलिए सी ऑप्शन काफ़ी आसानी के साथ प्रूव होता हुआ. अब देखिए यहाँ पर हम लोग मीन एंड वेरिएंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, लेकिन मीन एंड वेरिएंस प्रोबेबिलिटी खासतौर पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो जे मेंस का टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आए बच्चों, छोटी सी चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे तो आगे तक जाएंगे. अब देखिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग कौन सी चर्चा कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं बच्चों. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस इन टोटल एंड ट्रायल्स. तो इसको कैसे लिखा जाता है? probability of exactly our success in total n trials, so that is written as how px equal to r, that is written as ncr p की पावर r and q की पावर n माइनस r. तो ये आप एग्जैक्टली आर सक्सेस की आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, और जो q होता है दोस्तों वो 1 माइनस पी होता है. ठीक है, तो ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी. तो अब इसमें जो मीन वैल्यू होती है ना, मीन एवरेज, म्यू से डिनोट करते हैं उसको, उसकी वैल्यू बच्चों n टाइम्स p होती है. मीन इज व्हाट? n टाइम्स p. क्लियर? और जो वेरिएंस होता है बच्चों, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वो होता है np की. ये दो बातें आपको ध्यान रखनी. मीन वैसे क्या होता है बच्चों स्टैटिस्टिक्स में? समेशन xi बाई n. अब आप जैसे x1 बाई n, x2 बाई n, x3 बाई n, xn बाई n करेंगे तो ये सब एक तरीके से क्या है?
बेसिकली दे आर लाइक प्रोबेबिलिटी ओनली। ठीक है, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, तो इनका प्रूफ नहीं है अपने सिलेबस में। वी जस्ट नीड टू नो दीज थिंग्स कि जो मीन है दैट इज़ एन पी, और जो आपका वेरिएंस है दैट इज़ एन पी क्यू। तो इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए जी मेंस में, तो लेट्स डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कैसे पूछे जाते, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए आप। पेयर ऑफ डाइज, अब पेयर ऑफ डाइज, तो 2 डाइज हम लोग थ्रो कर रहे हैं। इज थ्रोन 4 टाइम्स। अच्छा, 4 बार 2 ऐसे दोनों हाथ से करके टाक शकुनी के पास से फेंकिए। अब पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, गेटिंग, क्वेश्चन देखिएगा, गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स एज 9, getting a sum of numbers as 9 is considered as success। वाह, सक्सेस का मतलब है भाई 9 आ जाए। ठीक है, 9 आ गया। फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस, फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, अब देखो एक पेयर ऑफ डाइस को अगर आप 4 बार भेजते हो, डालते हो, तो सम ऑफ 9 आ कैसे सकता है, इसके बारे में आप बात करिए। तो 4 5 आ सकता है। ठीक है, पहले सबसे कम से शुरू करते, 3 6 आ सकता है दोस्तों। फिर 4 5, 1 बढ़ाओ 1 घटाओ, फिर आगे बढ़ के 5 बढ़ाओ 4 घटाओ वाली सिचुएशन, और फिर 6 बढ़ाओ 3 घटाओ वाली सिचुएशन। तो कुल मिला के आई थिंक और तो तरीका है नहीं, क्योंकि 7 2 नहीं हो सकता है, 1 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं 36 में। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/36 सक्सेस होने की है, 1/4, और हार की संभावनाएं हैं 3/4, और एन जो ये ट्रायल्स हो रहे हैं वो 4 बार। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है आज, एन पी। तो एन की वैल्यू है 4 और पी की वैल्यू 1/4, तो यानी कि मीन है 1। बहुत ज़बरदस्त। और फिर जब बात आती है बच्चों वेरिएंस की, तो वो होता है एन पी क्यू। तो एन पी की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 आ चुकी है, एक क्यू और लाना है अपने घर से, दैट इज़ 3/4, एंड सो द आंसर ऑफ वेरिएंस इज 3/4। ठीक है, क्लियर है? ये क्या किया मैंने, 4/36, ओ माय गॉड, 9, सब गड़बड़ा गया, 8/9। तो 4 9 था, 4 जैसे लिख दिया मैंने, 4/9 बच्चों, 4/9। और यहाँ पर तो 4/9 तो यहीं पहले ही हो गया था, क्यों एक और 8/9 लेके आ गया यहाँ पर। कटना पिटना है नहीं, 32/81 बच्चों वेरिएंस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन बना के उसका मीन और वेरिएंस आपसे निकलवा सकते हैं। आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेट अस मूव टू अनदर केस, लेट अस मूव टू अनदर केस दोस्तों। तो जो दूसरा केस है वो क्या है, वो है कि इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, difference of mean and variance, difference of mean and variance is 1, and difference of the square, is 11, and difference of their square is 11. Find probability
to get success, to get success exactly 3 times, exactly 3 times. तो मीन और वेरिएंस एन पी, मीन हो गया, वेरिएंस होता है एन पी क्यू, तो वो 1 दिया गया. सो दैट इज लाइक एन पी कॉमन ले लो तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस क्यू क्या होता है, पी होता है, तो एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये एक रिलेशन हम लोगों ने यहाँ से पता कर लिया दोस्तों, ठीक है. एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. फिर क्या है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि एन पी का स्क्वायर माइनस एन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11. अब देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हो कि एन पी माइनस एन पी, ए माइनस बी कर सकते हो, और इधर से दोस्तों आप कर सकते हो कि एन पी प्लस एन पी क्यू इज इक्वल टू 11. अब देखिए एन पी माइनस एन पी क्यू जो है वो 1 है, तो एन पी प्लस एन पी क्यू जो है वो 11 है, और एन पी माइनस एन पी क्यू वो 1 है. दोनों ऐड कर दो तो 2 एन पी इज़ 12, तो एन पी इज इक्वल टू 6. अब एन पी 6 है और एन पी स्क्वायर 1 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू 1/6 आई, तो q की वैल्यू 5/6 आई, और अगर ये n और p स्क्वायर 1/36 हो जाएगा, इस 1 है, तो n की वैल्यू 36 आएगी. तो ये 3 चीज़ें आप निकाल चुके हो बच्चों, समझ में आया. अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट सक्सेस एग्जैक्टली 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स सक्सेस निकालना है, यानी 36 में से 3 आप सेलेक्ट कर लें, कौन से 3 चाहते हैं आप सक्सेस, ठीक है. और फिर उसमें से 3 सक्सेस तो पी क्यूब, और बाकी के अनसक्सेसफुल इवेंट्स हैं तो 33 टाइम्स वो हो जाएगा. तो 36C3 दोस्तों, और p इज़ लाइक 1/6 की पावर 3, और q इज़ लाइक 5/6 की पावर 33. 36C3 1/6 की पावर 3 एंड 5/6 की पावर 33, दैट इज़ अवर आंसर. ठीक है, तो क्या समझ में आ गया ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए हम लोग, एंड लास्ट टॉपिक है बच्चों, ये बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाकी तो ये कहीं नहीं आएगा. तो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें क्या रहता है कि आपको कुछ इवेंट्स दिए रहते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी दिए रहती हैं. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो बहुत बढ़िया समझोगे. तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर. ठीक है, इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. तो कोई पैरामीटर दिया रहता है, उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है. मतलब जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट, तो बोल रहे हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में xi जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है. ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हर एक xi की करस्पॉन्डिंग उस पे एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है. वो k है, वो 3k है, वो आपका 2k है, वो k है. हर एक इवेंट है कुछ, उसके करस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको. 5 के करस्पॉन्डिंग 2k, 6 के करस्पॉन्डिंग 3k, और 7 के करस्पॉन्डिंग आपको 4k मिला हुआ है. तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको मिल गई है दोस्तों. ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, एक वैल्यू हो सकती हैं.
अब आपसे पूछ रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जैसे कि आपसे पूछेंगे भाई के बताओ, फाइंड के। तो अब आपको पता है कि अगर यही सारे इवेंट्स हैं तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, आरडी करोगे तो वहाँ कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि कौन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो कई बार क्या रहेगा कि इसमें से कोई निगेटिव रहेगा, या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ नहीं होनी चाहिए, और इन सब का सम 1 आना चाहिए। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटी को सम करो तो इनका वैल्यू कितना आना चाहिए 1, तो यहाँ से के निकाल सकते हैं हम लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हुए। तो 4K 2 6K 7K 9K 12K और 16K, और ये टोटल हो गया 1, तो K की वैल्यू हो गई 1/16, K की वैल्यू हो गई 1/16। अब K एक बार जब पता हो जाता है तो हमसे अलग अलग पूछे जाते क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ xi, हमसे पूछा जैसे कि अब क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ xi वेयर i लाइज बिटवीन 2 and 5। तो ये i है, ये पैरामीटर है, तो 2 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो तो कुल मिला के 3 और 4 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 2K प्लस 3 की 2K है और 4 की K है, तो कुल मिला के 3K आया, और K की वैल्यू 1/16 है, तो आंसर कितना आ गया 3/16। तो बात समझ में आई क्या, कैसे पूछा जाएगा इसको। C पूछ लिया C, तो P फिर से xi कुछ पूछ लिया, और वहाँ पे I जो है बोल रहे हैं कि 5 और 7 के बीच में ऐसे, तो यानी कि आपको 6 निकालना है और 7 निकालना है। तो छठे का है 3K और 7th का है आपका 4K, तो कुल मिला के आपको मिलेगा 7K। अब K आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, K की वैल्यू कितनी है आपकी 1/16, तो यहाँ पे आप 1/16 कर लो। सो बेसिकली यू हैव 7/16 एज योर आंसर, तो 7/16 आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक, फ्रॉम अ वेल शफल्ड pack of 52 cards, 3 cards are drawn. From a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn one by one with replacement. Okay. Write probability distribution of queen. Write probability distribution of queen. अब देखिए भाई क्या हो सकता है, 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं और 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, आप उसको डाल देते हैं, 3 करना है, तो या तो क्वीन आएगा नहीं। अब देखो यही होता पैरामीटर को डिफाइन करना, ठीक है। अब समझो बात को, अभी इस क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी, एक्सआई मतलब इवेंट्स को डिफाइन करना, तो क्वीन इज द पैरामीटर हियर, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वीन, ठीक है, क्वीन है कि क्वीन कितने आएंगे। तो या तो हो सकता है कि कोई क्वीन ना आए, या तो हो सकता है 1 क्वीन आ जाए, या तो हो सकता है कि 2 क्वीन आ जाए, या तो 3, इतना ही हो सकता है। भाई 3 कार्ड निकाले, एक भी क्वीन नहीं आई, सारे नॉन क्वीन आ गए, 1 क्वीन आए, 2 क्वीन आए, 3 क्वीन आए। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपने को PXI लिखना, हर एक इवेंट के करस्पॉन्डिंग ये टेबल बनाना इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई क्वीन नहीं आई, यानी कि तीनों के तीनों कार्ड नॉन क्वीन आए, तो यानी कि पहली बार में 48 PC 52, अरे 48 में से 1 सेलेक्ट किया और 52 में से 1 सेलेक्ट, फिर अगली बार यही हुआ क्योंकि आपने वापस से रख दिया,
फिर अगली बार यही हुआ क्योंकि आपने वापस से रख दिया। अब एक सेलेक्ट करना है। अब वो कौन वाला जो है आपका क्वीन आए ये अपने को पता नहीं, तो वहाँ ऑर्डर है इसलिए हम लोगों ने 3C1 कर लिया। ठीक है, कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला मान लीजिए क्वीन आ गया, दो नॉन क्वीन, उस ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो हर इवेंट अलग है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3C1 कर रहे हैं। और कितने क्वीन के बारे में बात, तो एक क्वीन तो 4/52 और दो नॉन क्वीन, इसलिए 48/52 इंटू 48/52। अब दो आ जाएं आपके पास क्वीन तो 3C2 करना पड़ेगा आपको, और 4/52 और 4/52। अब इस बार एक 48/52 है। फिर नेक्स्ट तीनों में से तीनों क्वीन, तो अब आपके पास 4/52 इंटू 4/52 या, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो इस तरीके से टेबल बना लेना ही इट इज़ नोन एज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकते हैं। ठीक है, तो कल अब हम लोग जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी एक दो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग जेई एडवांस के। तो एक आईआईटी 2003 का सवाल देखते हैं हम लोग। इफ़ ए इज़ टारगेटिंग टू बी, ए बी को टारगेट कर रहे हैं और बी एंड सी आर टारगेटिंग ए को बी को मानना है और बी और सी को ए को मानना है। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं लोग, टारगेटिंग टू ए। अब किससे मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी डोंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, यानी बी को मार लेता है वो, हिटिंग द टारगेट बाय ए तो इसी तरीके से बी मार ले, बी को जिसको भी मारना हो, ठीक है, और सी मार ले। इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है आर, लिख लीजिए आर 2/3 एक ही है, 1/2 1/3 और ऑर्डर में है तो रिस्पेक्टिवली लिख दिया। मतलब ए हिट करेगा टारगेट 2/3, बी हिट करेगा टारगेट 1/2, सी हिट करेगा टारगेट दैट इज़ 1/3। ये हो गया। अब यहाँ पे कहानी ये है कि अगर ए हैज़ बीन हिट, अब ए को कौन निपटाने की कोशिश कर रहा था बच्चों, बी एंड सी ना, तो ए हिट हो गया है, हैज़ बीन हिट। क्या है, इफ ए हैज़ बीन हिट, ध्यान दीजिएगा, हिट हो गया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, probability that B hits the target and C does not. तो अब ये IIT 2004 का क्वेश्चन है बच्चों, अब समझिएगा इस बात को। ए बी को टारगेट करता है, बी और सी ए को टारगेट करते हैं, और सबकी एक दूसरे को हिट करने की, मतलब एक किसी को भी हिट कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और बी और सी की जैसे दी गई। अब ए हिट हुआ है तो ए को हिट करने का काम बी और सी का था ना। तो देखो, जब ऐसी लैंग्वेज लिखी रहती कि कुछ हो गया है, देन बताओ कि बी ने हिट किया होगा और सी ने नहीं, तो ये तो बेस थ्योरम है ना, और बेस थ्योरम में नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, और जो ऊपर भी आया है वो भी एक ऑप्शन टोटल प्रोबेबिलिटी में होना चाहिए। अगर आपने बेस थ्योरम पढ़ा होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो ये समझिए आप। अब यहाँ पर बात ये है कि कह रहा है कि बी हिट्स द टारगेट एंड सी डज नॉट, से अपने को ये समझना है कि ये एक पार्ट है कि बी ने हिट किया एंड सी डज नॉट।
तो यानी कि बी और सी दोनों भी हिट कर सकते हैं। और एक कहानी ये हो सकती कि बी ने ना हिट किया और सी ने हिट किया, ऐसे ही आप हो सकता है हिट होने का ऑप्शन यही। ये तीन ही ऑप्शन है ए के हिट होने से कि बी ने भी हिट किया है और सी ने भी हिट किया है, बी ने हिट किया पर सी ने हिट नहीं किया है। तो ये वाला अपना मेन है जिसको अपने को न्यूमरेटर में रखना है। यानी कुल मिला के बात ये है कि बी सी बार, ये प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ के तरीके से मैं इनको ट्रीट कर रहा हूँ। तो बी सी प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी, ये निकालने की बात कही जा रही है। बी की प्रोबेबिलिटी हाफ है दोस्तों, तो सी बार की प्रोबेबिलिटी 2/3, क्योंकि होने की 1/3 है तो नहीं होने की 2/3 होगी। बी भी हुआ सी भी हुआ तो 2/3, बी भी हुआ सी भी हुआ तो बी ये है, बी और सी, तो 1 ए का कोई काम ही नहीं था उसमें, ठीक है। और बी हुआ लेकिन सी नहीं हुआ तो वो तो ऊपर वाला है, और बी भी नहीं हुआ दैट इज़ हाफ, लेकिन सी हो गया सो दैट इज़ 1/3। तो ये आपका 6 है नीचे, ऊपर भी 6 ही, अरे यार 2/6 है ऊपर, 2/6 अपॉन 1 2 3 1 4/6, तो 6 कट गया, सो दिस इज़ 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 है, सो दैट इज़ योर आंसर। क्लियर है। तो देखिए कितना छोटी सी चीज़ रहती है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, इतना आसान भी नहीं। तो ये आप बेस थ्योरम को अच्छे से समझे रहेंगे ना, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, और आप आरडी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, ठीक है, सॉल्व अनसॉल्व, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि क्यों बेस का क्वेश्चन है, क्यों टोटल का है, क्यों कंडीशनल का है, ठीक है। इजी क्वेश्चन से पहले ट्राई करिए इस बात को समझने की। वंस यू गेट थ्रू टू दीज थिंग्स, आपके लिए ईजी हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन, 3 अलग अलग नंबर चूज़ किए जा रहे हैं। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन randomly from first 100 natural numbers, then the probability that all are divisible by, then the probability that all are divisible by 2 and 3 both is, ठीक है। तो 100 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर डिविजिबल बाय 2 and 3 एंड तो 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी। तो इसका क्या मीनिंग है दोस्तों, इसका मतलब है कि 6 से डिविजिबल हो यार, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, का मतलब होता है कि 6 से डिविजिबल हो, एंड लगा हुआ है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 and 3 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज 6। तो अब आप देखिए कि 1 से लेके 100 तक में 6 से डिविजिबल होने वाले कितने हैं, 6 12 18 और 12 कितना 96, ठीक है। तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 × 16, तो 16 नंबर हैं ऐसे। तो इन्हीं 16 में से आपको 3 को सेलेक्ट करना है ना, तो ऊपर होगा 16 C3 और नीचे आपको 100 में से सेलेक्ट करना था तो 100 C3। तो दैट्स योर आंसर दोस्तों, बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों करिए, ठीक है। तो हम आपके लिए कुछ जेईई एडवांस के बच्चों बेहतरीन सवाल लेकर आएंगे जो कि प्रोबेबिलिटी में पूछे गए हैं, ठीक है। तब तक आप सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को और सीखते रहिए बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।